फिलहाल जो जर्नलिज्म की स्थिति है, इसके लिए किस फैक्टर को आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? टीआरपी की दौड़, सत्ता और कॉरपोरेट से मिलने वाले ऐड, सत्ता का दबाव, या फिर पत्रकारों की रीढ़ की हड्डी का डिसॉल्व हो जाना? पत्रकार नहीं, आप एडिटर शब्द का मालिकों का नाम लीजिए, एडिटर का नाम लीजिए। इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं रही। कुछ चीज़ें ऊपर से आती थी, ऊपर के इशारे पर होती थी, वो चाहे पीएमओ के इशारे पर हो, चाहे बीजेपी के जो आईटी सेल के जो प्रवक्ताओं का प्रवक्ता है उसके इशारे पर हो। एंकरों के लिए दावा करते हैं कि ये एंकर हम दिला देते हैं, ये एंकर आपके यहाँ आ जाएगी, ये एंकर वहाँ, इस तरह के दावे किए जाते हैं। नौकरियां वहाँ से मिलती हैं। अभी हाल फिलहाल में पत्रकारिता जो चल रही है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? पत्रकारिता गंभीर रूप से बीमार है, आईसीयू में है। जो भी है, पत्रकारिता की सेहत ठीक नहीं है। 2014 से पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन तब इतना खुला, इतने नंगईपन के साथ ऐसा नहीं होता था, ढका छुपा होता था। अब बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। दिल्ली में चाहे पत्रकार भ्रष्ट हो, लेकिन गांव लेवल पर, देहात लेवल पर स्ट्रिंगर बड़े ईमानदार हैं। 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सैया है कोतवाल तो डर काहेगा। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 कैलाश जी, बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। क्या उनसी उनको 14 करोड़ एंकरिंग के लिए चाहिए? प्रीत पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, ये सब दौर से चले गए, लेकिन ये दौर मुझे लगता है टिकने वाला है। तो मतलब सरकार बदलेगी, कांग्रेस आएगी तो वो भी वही सब करेगी जो ये सरकार कर रही है। मैं तो अभी भी मानकर चलता हूँ कि पुलवामा नहीं होता तो 2019 में ही मोदी जी निपट चुके होते। वो 400 पार वो दिमाग के पीछे घुस जाता है ना, और अपोजिशन निरुत्साहित होता है। अब की बार फिर बीजेपी ने चुनाव बहुत महंगा कर दिया है। हाँ। बहुत महंगा कर दिया। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बीजेपी लड़ रही है आजकल, जिसमें जनता सड़क पर उतरी हुई है। जो मशहूर कथित रूप से मशहूर एंकर हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, गोदी मीडिया गो बैक। जी न्यूज़ आ तलवे चट्टन वाला ਜਿਹੜਾ न्यूज़ है ना, तलवे चट्टन वाला, ये ਉਹਨਾਂ ਦਾ सत्कार कर रही है। नेताओं की क्रेडिबिलिटी गिरी है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी गिरी है, पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी गिरी है। फ्री स्पीच को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी की सरकार भी एक बिल लाने की तैयारी में थी। उसका विरोध हुआ तो बैकफुट पे चली गई। कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसके बावजूद वहाँ भी एक बिल इस तरह से लाने की कोशिश की गई। क्या ये सुरक्षा को लेकर वास्तविक चिंता है या सेंसरशिप? फ्री स्पीच का सबसे बड़ा हिमायती कौन है? जो विपक्ष में है। अन्ना आंदोलन ने तो बहुत लोगों का विश्वास जगाया था, और उस विश्वास को बुरी तरह से तोड़ा। उसमें मैं भी शामिल था। मैं भी थी। हाँ, मतलब भ्रूण हत्या कर दी हमारे सपनों की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं सोशल कॉपीराइट्स। दोस्तों, आज जब पत्रकारिता टीआरपी, नैरेटिव्स और सत्ता के दबाव के बीच में फंसी हुई है, तो ऐसे दौर में ये चाहिए कि हम उन लोगों से बात करें जिन्होंने सिर्फ स्टूडियो से नहीं बल्कि जमीन से सच देखा है, सच को कवर किया है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट, जाने माने पत्रकार, जाना माना टीवी चेहरा, एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट विजय विद्रोही जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपको बधाई देने के लिए, क्योंकि आपकी नई किताब आई है छत पर मैराथन। इसके लिए भी आपको मेनी कंग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। तो सबसे पहले तो शुरुआत इसी किताब से करते हैं कि कैसे दिमाग में आया इस किताब को लिखने का, और क्या खासियत है, क्या कुछ कहानियाँ हैं इसमें? देखिए, कुल मिला के मेरी तीसरी किताब है, और पत्रकारिता पर ये तीसरी किताब है। तो किश्तों में मैं जो पत्रकारिता की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो किश्तों में उसको कागज़ों में शायद उतारने का भी एक सिलसिला सा शुरू हुआ है। पहली मेरी किताब थी करेला इश्क का। हाँ, वो मैंने पढ़ा था पूरा। उसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने मेरी किताब छापी थी 90 सेकंड की टीवी पत्रकारिता। उसमें बताया गया था कि 90 सेकंड में अगर कोई बात नहीं कह सकते तो आप 90 मिनट में भी नहीं कह सकते। तो पत्रकारिता के जो नई पीढ़ी है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो किताब लिखी गई थी। उसमें भी रोचक किस्से कहानियाँ थी। अब ये मेरी किताब है छत पर मैराथन। अब इसको कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एथलेटिक्स को लेकर किताब है। अच्छा। लेकिन ये किताब भी पत्रकारिता पर है,
और इसमें एक बड़ा चैप्टर है जो कोरोना काल के दौरान मेरी पत्नी ने मुझे क्वारंटाइन कर दिया था। अच्छा, क्योंकि ये मैं क्या किस्सा था? जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उस दिन मैं दिल्ली से रात को आखिरी फ़्लाइट लेकर जयपुर पहुंचा था। अच्छा। आखिरी फ़्लाइट से मैं जयपुर पहुंचा था, तो ऊपर पर छत्ती पर कमरा तैयार था और पति ने कहा आप 14 दिन यहीं बिताओ। तो वहाँ मैंने 14 दिन बिताए। लंबी चौड़ी छत थी तो उसमें दौड़ लगाता था। अच्छा। पहली बार मैंने चिड़ियों की चहचहाट उस रूप में सुनी। हमारे घर में नीम का पेड़ है तो चिड़ियाँ ज़्यादा आ गई थी और आस पड़ोस में झांक कर देखा तो मुझे पहली बार मैंने पड़ोसनों को देखा। पड़ोसनों को सिर्फ देखा, बच्चों को देखा नहीं, मर्द तो दिख ही जाते थे लेकिन पड़ोसनों पर नजर नहीं जाती थी जी। तो भाभीजियों से रामा श्यामा हुआ हैं ये सब चीजें हाँ। दिखी। तो वो फिर किताबें बहुत पढ़ी इस दौरान। तो ये तब, और फिर मैं निकला भी, स्टोरी भी करता था। मैं जैसे कोरोना काल में जयपुर से अजमेर तक गया टैक्सी लेकर, रास्ते में ढाबे वालों से बात करते हुए, पंचर लगाने वाले कहे साहब अब तो गाड़ियाँ ही नहीं चल रही, पंचर ही नहीं हो रही तो हमारी तो दुकान नहीं चल रही। किशनगढ़ में जो मंडी है मार्बल की, वहाँ पर सब ठाले बैठे मजदूर। तो ये तमाम चीज़ों का इसमें आंकलन है और प्लस रोचक किस्से कहानियाँ हैं पॉलिटिकल स्टोरीज़ को लेकर। कैसे बहुत से राज्यों में विधानसभा चुनाव में कवर करने गया और वहाँ पर ड्राइवरों ने कैसे चीज़ें बताई और वही लागू हुई। आपकी बुक का थोड़ा सा मैं देख भी रही थी, अभी पूरी किताब तो नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि कल ही लॉन्च हुआ है। तो इसमें ये जो ड्राइवर वाला है ये क्या था कि आपने उसमें लिखा है कि ड्राइवर्स जो हैं वो काफ़ी एक्यूरेट, हम लोगों से भी ज़्यादा एक्यूरेट वो बता देते थे कि आगे क्या होने वाला है इलेक्शन का रिजल्ट। उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब इसे संयोग कहा जाए या कुछ भी आप कह सकती हैं, लेकिन मेरे तो 5 जगह ऐसा ही अनुभव हुआ। अच्छा, कौन कौन से इलेक्शन में? एक गुजरात का इलेक्शन जब बीजेपी 99 पर आ गई थी, 2017 का शायद था इलेक्शन। अच्छा। तो जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा, जो टैक्सी ली उसका नाम वघेला था, तो मैंने कहा शंकर सिंह वघेला के लगते हो? उसने कहा हाँ, तो हर कोई एक दूसरे का लगता है। फिर उसने मुझसे कहा कि ये बीजेपी के नेताओं के ना चर्बी बहुत चढ़ गई है, इस बार हराएंगे तो नहीं इनको, सत्ता में तो रहेंगे ये, लेकिन चर्बी उतार देनी है। अच्छा। और वाकई में चर्बी उतार कर रख दी। बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा 99 पर सिमट जाएंगे। इसी तरह असम में गया तो वहाँ के ड्राइवर ने कहा साहब मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान आके हमारे बेटे की नौकरी खा रहा है, हमारा बेटा देखो फोटो स्टेट की दुकान कर रहा है, वह तमाम चीज़ें की। उसने कहा कि पूरा चुनाव देखिए साहब, असम बनाम अन्य हो गया, मुसलमान बनाम अन्य हो गया है। और 2-3 दिन मैं घूमा वहाँ पर तो बिल्कुल डिट्टो वही स्थिति थी। 126 की विधानसभा है तो 64 या 65 चाहिए बहुमत के लिए। तो मैं बीजेपी के कार्यालय में गया तो मैंने पूछा कि आप लोगों के हिसाब से कितनी सीटें आएंगी, तो उन्होंने कहा 64, 67, 68 आएगा, इतना आएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से कितना आएगा? मैंने कहा साहब मेरे हिसाब से तो 80 आएगा। तो वो कहने लगे अरे मजाक करता है, 3 दिन आया, हम 20 साल से पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन जो ड्राइवर ने कहा वो पूरा माहौल ही मैंने देखा उस रूप में। हालांकि इसका एक दूसरा किस्सा भी है कि बिहार में जो ड्राइवर ने कहा लालू जीतेगा, तो मैंने पूछ लिया कि भाई तुम्हारा पूरा नाम क्या है? राजेश नाम था उसका शायद। यादव जी थे क्या? हाँ वो यादव जी थे। तो वो तो थोड़ा सा फेवर भी, हाँ तो फेवर में थे, लेकिन फिर उसने गणित समझाने लग गया हमें कि क्यों जीतेंगे। अच्छा। क्यों नीतीश और लालू, चूंकि 2015 का शायद चुनाव था, एक साथ थे। हाँ एक साथ हैं, तो क्यों हम जीतेंगे। और ये तमाम चीज़ें थी। तो बड़ा किस्सा गोई शैली में चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये सिर्फ पत्रकारिता के लिए नहीं है, जिनको पत्रकारिता में इंटरेस्ट भी नहीं है उनको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। कुल मिलाकर तो मैं इसमें कह एग्जिट सकता हूँ। पोल की भूमिका आप क्या देखते हैं? क्योंकि ज़्यादातर एग्जिट पोल जो पिछले कुछ सालों में कुछ चुनावों में देखने को मिले हैं, तो वो ज़्यादातर बेकार ही रिजल्ट, उनका कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है। उस हिसाब से देखें तो एग्जिट पोल से बेहतर तो आपके ये ड्राइवर्स हैं। हाँ लेकिन एग्जिट पोल तो देखिए बहुत सारे एक्सपोज हो चुके। पिछले लोकसभा चुनाव में तो A to Z सारे एग्जिट पोल एक्सपोज हो चुके। उनसे बेहतर तो मैं था जिसने ये कहा था कि बीजेपी 240 ±10 आएगी, और वही हुआ करीब करीब वैसा ही बैठा हिसाब, 240 ही आई बीजेपी की। लेकिन एग्जिट पोल क्या कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां भी एग्जिट पोल कराती हैं, और फिर एग्जिट पोल सत्तारूढ़ पार्टी को माहौल बनाने में मदद करता है।
और सैंपल साइज कितना छोटा होता है उस सैंपल basis पे साइज कैसे कह से सकते सैंपल साइज से फर्क नहीं पड़ता कितना साइंटिफिक है। अगर आप 100 लोगों का सैंपल साइज है और उस राज्य विशेष में अगर 30% हिंदू है तो 100 में से 30 हिंदू होने चाहिए। ओके ओके 20% मुसलमान है तो 100 में से 20 मुसलमान होने चाहिए। 13% महिलाएं हैं या एससी है मान लीजिए दलित, तो 13 एससी से भी बात होनी चाहिए। फिर साइंटिफिक है, फिर आप पोल परसेंटेज तो फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पोल परसेंटेज को सीटों में बदलना ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत स्मार्ट वर्क है। और आप जानती हैं कि हमारे यहाँ 15 से लेकर 20% वोटर ऐसा होता है जो अनडिसाइडेड होता है, जो आखिरी वक्त में तय करता है। तो ऐसा वोटर जो है ये एग्जिट पोल के साथ बह जाता है। मैं तो ये मान कर चलता हूं कि बीजेपी ने अगर लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा नहीं दिया होता तो बीजेपी 200 के लिए तरस रही होती। अच्छा, ऐसा 400 पार का नारा दिया तो 240 आई है। तो ऐसा क्या मतलब, क्या ये लोगों के दिमाग पे उसका असर होता है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, लेकिन क्यों जिस ढंग से एंटी इनकम्बेंसी थी, जिस ढंग से हम देख रहे थे 2019 का, भाई पुलवामा से पहले मैंने इलेक्शन कवर किया और पुलवामा के बाद इलेक्शन कवर किया, पूरा चेंज ओवर था। मैं तो अभी भी मानकर चलता हूँ कि पुलवामा नहीं होता तो 2019 में ही मोदी जी निपट चुके होते करीब करीब। मैं तो ये मानकर चलता हूँ अभी भी, क्योंकि बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज देखा लोगों की सोच में। और 2024 में तो और ज़्यादा चेंज देखा। जिन लोगों ने 2014 और 2019 में मोदी को वोट दिया था उनमें से 10 में से कम 5 या 6 इस तरह के वोटर मिले जो जिन्होंने कहा 2 बार दे दिया बहुत हो गया, इस बार नहीं देंगे। फिर भी लेकिन कुछ हद तक चीज़ें चेंज हुई। वो 400 पार वो दिमाग के पीछे घुस जाता है ना, और अपोजिशन निरुत्साहित होता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अपोजिशन का कार्यकर्ता है, वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ बह जाता है, पड़ जाते हैं थोड़े। हाँ, उनको लगता है। फिर बीजेपी ने चुनाव बहुत महंगा कर दिया है। हाँ। बहुत महंगा कर दिया। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बीजेपी लड़ रही है आजकल। हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि कई रिपोर्ट्स ये बता। हाँ, इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंडिविजुअल की तो चुनाव खर्च सीमा पर रोक है, लेकिन पार्टी कितना भी खर्च कर सकती है, स्टार प्रचारक कुछ भी कर सकता है। आपके इस बुक में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको लेके 2-3 स्टोरी आपने लिखी है कि बहुत बार जो फॉरेनर गर्ल्स होती हैं वो इंडिया आती हैं और यहाँ के जो गाइड होते हैं, कुछ ड्राइवर्स या ज़्यादातर गाइड होते हैं, उनके प्यार में वो पड़ जाती हैं। कई बार शादियाँ भी होती हैं और 1-2 कुछ इमोशनल स्टोरी भी है कि शादी नहीं हुई और एक शख्स कोई काफ़ी मेंटल प्रॉब्लम में चला गया और एक कुछ भी हो गया, उसने अपनी वाइफ का मर्डर तक कर दिया। इसको थोड़ा सा बताइए, ये किस तरह की स्टोरी है? इसके लिए अब आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। संक्षेप में बताइए। कुल मिलाकर ये, मैं आज तक में था तो विशेष एक प्रोग्राम आता था, उसके लिए हमने आधे घंटे का प्रोग्राम किया था, परदेसियों से ही अखियाँ मिलाना। जी। गाना तो है परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। हाँ। तो राजस्थान में इन लोगों को जो आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के बाहर, बस स्टेशन के बाहर मिल जाते हैं टूरिस्ट गाइड, जो टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं, विदेशी पर्यटकों को शॉपिंग पे ले जाते हैं, होटल में, और कमीशन मिलता है तो उनको लपका कहा जाता है। ये लपकते हैं वो गाड़ियों पे। तो उसमें हम उदयपुर में थे, एक कोई स्टोरी कर रहे थे, तो संयोगवश एक चाय की दुकान पर चेतक सर्किल के पास, जहाँ महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उसका स्टैच्यू है, तो वहाँ हमने देखा कि एक आदमी घोड़े की आवाज़ निकाल रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है और लोग हंस रहे हैं। अच्छा। तो थोड़ी सी उत्सुकता हुई, पूछा गया तो पता लगा कि ये लपका है कोई जर्मन लुफ्थांसा एयरवेज की कोई एयर होस्टेस थी जिसका ब्रेकअप हो गया था। तो ब्रेकअप को भी सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। तो वो यहाँ आई थी उदयपुर, झीलों की नगरी। यहाँ पर ये जो लपका था, इसका बड़ा भाई एक्चुअली में काम करता था, वो उस समय मौजूद नहीं था, तो इसने जिम्मा संभाल लिया था गाइड का। तो इसने घुमाया, उस लड़की के सामने घोड़े की आवाज़ निकालता था, लड़की बहुत हंसती मुस्कुराती थी। अच्छा। तो बड़ा खुश होता था। जाते जाते लड़की कह के गई कि तुम पासपोर्ट अपना बना के रखो और टिकट मैं भेजती हूँ। वहीं एयर होस्टेस थी। अच्छा। तो उसने कहा कि मैं फरवरी में ना टिकट भेजती हूँ। तो अगले साल फरवरी को आना ही था, फरवरी समय पर आ गई, लेकिन टिकट तो आया नहीं। अच्छा, भूल गई वो जाके, पता नहीं भूली या क्या हुई। तो ये लपका जो था थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। अच्छा। तो ये घोड़े की आवाज़ निकालता और कहता कि फरवरी आ गई, फरवरी वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो टिकट भेजेगी, टिकट आने वाला है। ये स्थिति हुई दिमागी रूप से थोड़ा। हाँ, ऐसे ही एक पुष्कर, अजमेर के पास पुष्कर में बहुत टूरिस्ट आते हैं विदेशी। लंबे लंबे 3-3, 4-4 महीने के लिए रहते हैं। उनके तो लोकल गाइड से बच्चे पैदा हो गए थे। अच्छा। और वो कई महिलाएं थी, बच्चा यहीं छोड़ गई।
ओके। तो विधानसभा में इश्यू उठा ये। अच्छा। भैरव सिंह ऐसा भी भैरव सिंह जी की शेखावत की सरकार थी कि इन विदेशी बच्चों का क्या करें। हम भी आज तक में था, मैं स्टोरी कवर करने गया, पूरा घर जिसमें हमारे जैसे सांवले काले लोग और उसमें गोरा सा बच्चा छोटा सा, अच्छा, जो स्पेन का या पुर्तगाल का या जर्मनी का, यानी या कहीं। इन देशों से फॉरेनर जो गर्ल्स थी वो यहाँ टूरिस्ट के तौर पर आई, यहाँ के गाइड से उनके रिलेशन रहे, हाँ। बच्चा पैदा हुआ, बच्चों को छोड़ के वो चली हाँ, गई। बच्चों को छोड़कर चली गई। कुछ ये प्रॉमिस करके गई कि बच्चे का भी आप वीज़ा बना के रखिए, मैं वहाँ जाकर व्यवस्था करती हूँ। उनमें से एक आध बच्चा, और बच्चे को भी ले गई साथ में एक आध, लेकिन कई बच्चे भी ऐसे छोड़ गई। अच्छा, खैर ये किस्सा दूसरा है। एक पुर्तगाल की थी, बहुत ही अमीर घर की लड़की, अच्छा, उसको एक लोकल लड़के से प्यार हो गया जो शादीशुदा था, ओके, और पत्नी उसकी, छोटा बच्चा भी था। तो गुस्से में घर में झगड़ा होता था, तो गुस्से में तैश में आकर उस गाइड के हाथों उसकी पत्नी हो गई और उसको शायद 10 साल की सज़ा मिली। तो वो जो पुर्तगाल की वो लड़की थी, चाहती तो वापस चली जाती। हाँ। उसके बाप ने तो कह ही दिया था संपत्ति से बेदखल कर दूंगा अगर वापस नहीं आई तो। ओके, और अजमेर में या पुष्कर का कोई सेंट्रल जेल था, उधर मैं मिला था पहली बार उस लड़की औरत से। वो राजस्थानी घाघरा लुगड़ी पहनी हुई थी। अच्छा। और बीड़ी फूंक रही थी अच्छा, जेल के बाहर, और जेल के बाहर? एक झोला उसके पास था। अच्छा, तो लोगों ने बताया कि ये जब भी मेल मुलाकात का हफ्ते में या 15 दिन में जो भी टाइम मिलता है, हर बार आती है। अच्छा। और कहती कि ये मैं इसका इंतज़ार करूँगी। ओके, फिर बाद में लोगों ने कहा कि 7 साल उसकी सज़ा पूरी होने पर उसको रिहा कर दिया गया। वो बाहर आया, उसको लेकर वो बच्चे के साथ, उसका जो बच्चा था अच्छा। उसके साथ वो पुर्तगाल चली गई। ये ऐसे तो कुछ मतलब एक अमेजिंग लव स्टोरी कह सकते हैं। हाँ, ऐसी बिखरी हुई है, पूरे उत्तर भारत में कहानियाँ बिखरी हुई हैं। मेरी नज़र पड़ी, मैंने की, बड़ी हिट हुई, मैंने इस किताब का भी हिस्सा बनाया उसको। नहीं, बहुत अमेजिंग। और भी कुछ स्टोरी है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मुझे लगता है इस वजह से अब लोग मैं काफी सारा आपको पसंद बता दूंगा करेंगे। तो सारा मैं आपको बता दूंगा तो लोग फिर पढ़ेंगे आगे हम क्या। खरीदेंगे। बहुत सारी रोचक कहानियाँ, बहुत रोचक कहानियाँ इसमें। नहीं, उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा ये बुक बिके और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो हैं, जो कि काफ़ी पहले आपने न्यूज़ चैनलों के लिए की हुई हैं। छत पे मैं दौड़ ये लगाया हो रहा है। करता था, मैंने बता दिया। तो वो छत पे दौड़ लगाता था, तो इसलिए 14 दिन में मैंने कम से कम 42 किलोमीटर छत पे दौड़ लिया होऊंगा। तो इसलिए मैंने इसका नाम छत पर मैराथन रख दिया। बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग नाम भी इंटरेस्टिंग है। तो कि छत पर मैराथन आखिर आप कैसे कर रहे थे। तो चलिए थोड़ा सा पत्रकारिता के बारे में बात कर लें, जी, क्योंकि आप बिल्कुल। लंबे समय से और बहुत ही क्रांतिकारी पत्रकार के तौर पर आपकी पहचान रही है। अभी भी और- पत्रकारिता की बात कर रहे थे। बिल्कुल, वो तो है ही, लेकिन वो पुरानी स्टोरी है। अभी हाल फिलहाल में पत्रकारिता जो चल रही है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, अभी तो बहस चल रही है कि पत्रकारिता मर चुकी है या पत्रकारिता गंभीर रूप से बीमार है, आईसीयू में है। जो भी है, पत्रकारिता की सेहत ठीक नहीं है, और सेहत बिगाड़ने वाले हम ही लोग हैं, जिनके ऊपर वो शाहिर ने गाना लिखा था ना, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो अब एक पत्रकार अचानक निष्पक्ष हो गया इस बीच। ये भी एक चमत्कारिक कहानी है। कुल मिलाकर मुझे तो लगता है कि 2014 से पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन तब इतना खुला, इतने नहीं था। नंगईपन के साथ ऐसा नहीं होता था, ढका छुपा होता था। अब बिल्कुल खुला खेल फरुक्काबादी हो गया है। मेरे को अफसोस इस बात के होता है कि हमने प्रेत पत्रकारिता का दौर देखा, जब हर किले के अंदर, हर गढ़ के अंदर एक डायन नाच रही थी, एक चुड़ैल घूम रही थी, हाँ। दो भूत गप्पाजी कर रहे थे। लेकिन वो दौर था, चला गया। प्रीत पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, ये सब दौर थे, चले गए। लेकिन ये दौर मुझे लगता है टिकने वाला है। तो मतलब आपको सरकार बदलेगी, कांग्रेस आएगी, तो वो भी वही सब करेगी जो ये सरकार कर रही है। ये बहुत बार मैंने सुना है, बहुत लोग ये कहते हैं, मुझे भी पर्सनली भी अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी ये फील होता है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है आज के डेट में, अगर विपक्ष इतने तरह के सवाल उठा रहा है और बोल रहा है कि पत्रकारिता की ये ड्यूटी होनी चाहिए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो क्या थोड़ी बहुत उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती है कि वो जब आएँ तो जिस चीज़ की वो आज आलोचना कर रहे हैं, जिसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उस रास्ते पर वो ना चलें? नहीं, 2014 से पहले जो उस समय विपक्ष था, वो भी यही बात कहता था। सूचना के अधिकार, ये कोलगेट वाला हो, 2G वाला हो, या वो
हाँ Colgate 2G कॉमनवेल्थ तो यही गेम, दोनों थे। ये हाँ, सारे Commonwealth, ये हाँ। कागज कहाँ से निकले थे? ये आरटीआई के थ्रू कागज निकले थे, सूचना के अधिकार के तहत। और इस सरकार को लगा कि जैसी ये सरकार बनी, सरकार को लगा अरे हमारी सत्ता जा सकती, उनकी सत्ता जा सकती है चली गई, सूचना के हाँ। अधिकार से, तो हमारी सत्ता भी जा तो सकती है, उसमें तो चेंजेस तुरंत कर दिए। हाँ, इस पे लगाम लगाओ, स्वतंत्र पत्रकारिता पे लगाम लगाओ। ये बेलगाम हो गए थे। भाई मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ क्या था? आमतौर पर ये चैनल वालों से ये कहा जाता था कि बाप माँ और बेटे को बख्श दो, माँ बेटा सोनिया और राहुल गांधी को बख्श दो, और मनमोहन सिंह को भी कभी कभी बख्श दो, बाकी जो चाहे करो। ऐसा था। यहाँ तो कि मंत्री को भी बख्शो, संतरी को भी बख्शो, और संतरी के संतरी को भी बख्शो। और छोटी भी प्रॉब्लम हो अगर उसको उस पर भी कोई बात कर रहा है तो उस पर भी तरह तरह के लगाम या उसकी जॉब तक चली जा रही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि आगे अगर ये गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट आए, सबके लिए ये रास्ता एक दिख गया है और उसी रास्ते पर ये चलेंगे। नहीं, करीब 1-2 साल पहले कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता से मेरी बात हुई थी, तो उनका तो ये कहना था कि एक बार हम सत्ता में आए तो हम देख लेंगे इन लोगों को। ओके, इंतजार इन लोगों से मतलब अर्नब से लेकर और ये जितने भी गोदी मोदी सुधीर मीडिया चौधरी, है, अब बाकी हम सब। इनको देख लेंगे। तो वो तो खार खाए बैठे हुए, इंतजार कर तो रहे हैं चीज़ें तो बदला कुछ लेने। सुधरने वाली नहीं है। न्यूज़ रूम जर्नलिज्म और अभी एक न्यूज़ रूम के अलावा जो फील्ड जर्नलिज्म की बात हम लोग करते हैं, आपका जो दौर था, जिस दौर में, दौर तो अभी भी है, लेकिन जिस दौर में आपने बहुत ज़्यादा फील्ड जर्नलिज्म की, उसको आज के दौर के जो न्यूज़ रूम जर्नलिज्म है इससे अगर तुलना करके देखें तो किस तौर पर देखते हैं? उसमें क्यों इतनी तेज़ी से गिरावट आई? नहीं, फील्ड रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग तो जान है। टेलीविज़न पत्रकारिता की, वैसे भी प्रिंट मीडिया की भी जान है, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। प्रिंट में क्यों ख़त्म हो रही है मेरे समझ से परे है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो माना जा सकता है खर्चा बहुत होता है, टीम जाएगी, कैमरामैन का, होटल का, रिपोर्टर का आना जाना, टैक्सी वैक्सी, तो ये सब पे पैसा बहुत खर्च होगा। तो कंपनियां कुछ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। लेकिन फील्ड अगर जर्नलिज्म नहीं होगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होगी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग नहीं होगी, तो सच्चाई नहीं पता लग पाती। स्ट्रिंगर की आंख से आप कब तक चलेंगे? और फिर एआई है, फिर स्ट्रिंगर ने क्या भेज दिया उसको वेरीफाई करने वाला नहीं है कोई, और स्ट्रिंगर ने जो भेजा उसको आप तोड़ मोड़ देते हैं। क्योंकि आमतौर पर मैंने देखे हैं दिल्ली में चाहे पत्रकार भ्रष्ट हो, लेकिन गांव लेवल पर, देहात लेवल पर स्ट्रिंगर बड़े ईमानदार हैं। पैसा कम मिलता है लेकिन वो बड़ी प्रतिबद्धता के साथ अपना काम करते हैं। मैंने कम से कम राजस्थान में तो मैंने अपनी आंखों से देखा, और डरते भी नहीं है कड़ा सवाल को। उनका क्या कोई बिगाड़ लेगा? कौन सी उनको कोठी चाहिए? सही बात है। तो क्या, और कौन सी उनको 14 करोड़ एंकरिंग के लिए चाहिए? तो वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। तो अब क्या, स्टूडियो बेस्ड, हमारे उदय शंकर थे हमारे साथ, जो हमारे बॉस हुआ करते थे, उदय शंकर इसको लेजी जर्नलिज्म कहते थे। ओके, कि भाई 4 लोग बैठा दो, बहस, गर्मा गर्म बहस, Debate डंके की चोट पर, ये कुछ भी करते रहो आप, तो ये तो लेजी जर्नलिज्म है। तो फिलहाल जो जर्नलिज्म की स्थिति है, इसके लिए किस फैक्टर को आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? टीआरपी की दौड़, सत्ता और कॉरपोरेट से मिलने वाले ऐड, सत्ता का दबाव जिस प्रेशर में हम लोग काम की अभी बात कर रहे हैं, या फिर पत्रकारों की रीढ़ की हड्डी का डिसॉल्व हो जाना? पत्रकार नहीं, आप एडिटर शब्द का मालिकों का नाम लीजिए, एडिटर का नाम लीजिए, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं रही, बिल्कुल झुके हुए हैं। सबको लगता है कि क्या ज़रूरत है पंगा लेने की, राजी खुशी ज़िंदगी बीत जाए तो कितना बेहतर है। कुछ दिखा देंगे खिलाफ में तो कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं सरकार का, उल्टा मुकदमा आ जाएगा, मालिक के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी बैठ जाएगी, मालिक के यहाँ कहीं छापा पड़ जाएगा, हमारी भी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, परिवार है, कैमरामैन है, उन सब के परिवार हैं, वीडियो एडिटरों के, रिपोर्टरों के परिवार हैं। तो इतनी अच्छी सोच है देखिए हमारे यहाँ संपादकों की। तो मिला जुला के ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करें। हाँ, सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ है कि रेजिस्ट करने का ही नहीं रहा। भाई टीआरपी में तो स्टोरी आप अच्छे ढंग से पेश करो, सारे पहलू दिखाओ, तो जो जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दो, तो अपने आप टीआरपी आती है। एबीपी न्यूज़ में मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं, अपने आप टीआरपी आई, अपने आप लोगों ने देखा उसको। तो
जो नैरेटिव्स तय होते हैं वो आपको क्या लगता है, कोई भी स्टोरी चलनी है, पहले के दौर से अब के दौर की तुलना करें तो किसी भी स्टोरी को कि ये आज शाम को प्राइम टाइम में चलेगा, तो उस नैरेटिव को तय करने के लिए कौन लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं? भाई एक तो जिम्मेदार होता था, आजकल जिम्मेदारी नहीं है, पता नहीं कहाँ है, नाम क्या लिया जाए, सब जानते हैं नाम। अच्छा। पीएमओ में कोई दूसरा उसके मोबाइल नंबर से नैरेटिव तय कर रहा है, इस तरह की बातें सामने आती रही। मुझे नहीं मालूम, मैं दिल्ली में हूँ नहीं, मैं जयपुर में हूँ। हमारे समय में ज़रूर होता था जब मैं दिल्ली में था कि कुछ चीज़ें ऊपर से आती थी, ऊपर के इशारे पर होती थी, वो चाहे पीएमओ के इशारे पर हो, चाहे बीजेपी के जो आईटी सेल के जो प्रवक्ता है उसके इशारे पर हो, और कुछ रिपोर्टर्स एंकर्स का भी अपना एक बन गया था व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा। वो आपस में ही तय कर लेते थे। ओके। और आमतौर पर विषय भी एक दूसरे से मिलते जुलते होते थे। तो क्या क्लैश मैं नहीं आपको करते थे इनके मुद्दे? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब केजरीवाल दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, जब वो जीते थे, तो हम लोगों ने जो चलाया उसमें दोनों चेहरे सामने रखे, मोदी और केजरीवाल के। तो ऊपर से फ़ोन आ गया कि भाई मोदी को क्यों सामने रख रहे हो? हाँ, दिल्ली की बात है। हाँ, किरण बेदी को रखो ना। अच्छा। वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। उसके कुछ दिन पहले कहा जा रहा था मोदी को सामने, कई दिनों से चल रहा था, तब उनका एतराज़ नहीं था, लेकिन जैसे ही उनको एहसास हुआ कि हार रही है बीजेपी, हाँ, इसलिए चेहरा बदलवा हाँ, दिया। इसलिए कहा कि चेहरा बदल दो। आप क्या, और बड़ा सख्त लहजे में बात करते हैं। ओके। एंकरों के लिए दावा करते हैं कि ये एंकर हम दिला देते हैं, ये एंकर आपके यहाँ आ जाएगी, ये एंकर वहाँ, इस तरह के दावे किए जाते हैं। अच्छा। नौकरियाँ वहाँ से मिलती हैं। नौकरियां यानी पीएमओ से तय होती हैं? पीएमओ एंकर्स से की? नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी का जो संगठन है, दफ्तर। हाँ, उनके दफ्तरों से भी? उसके दफ्तरों से भी लोग सिफारिश लगवाते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। तो बहुत सारे अब ये सब कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं समझ रही हूँ। वही, मैंने भी जर्नलिज्म में उसी- इतने साल बिताए हैं, बिल्कुल, इसके बिल्कुल। लिए नहीं बिताए। मैं तो मर्चेंट नेवी में था, मैं तो इस समय पूरी दुनिया घूम चुका होता, दसियों बार दुनिया घूम उस चुका बारे में भी होता। हम बात करेंगे, जो आपने पत्रकारिता जब शुरू की थी, हम आगे के सेक्शन में उस पर भी बात करेंगे। तो न्यूज़ चैनल की क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो गई है, क्या ये आम जनता समझ रही है, या जनता अभी भी इस भ्रम में है कि जो दिखाया जा रहा है वो सच है? किस हद तक जनता को आप देखते हैं इसमें फंसा हुआ या कुछ समझदार होता हुआ? नहीं, मैं तो मान कर चलता था न्यूज़ चैनल्स की क्रेडिबिलिटी बची हुई है, लेकिन मैंने ही वीडियो देखे सोशल मीडिया पे जिसमें जनता सड़क पर उतरी हुई है, जो मशहूर कथित रूप से मशहूर एंकर हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, गोदी मीडिया गो बैक, पालतू मीडिया गो बैक, इस तरह के नारे मैंने तो सोशल मीडिया पे ही देखा है। और कि जनता, नेताओं की क्रेडिबिलिटी गिरी है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी गिरी है, पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी गिरी है। अब एक वक्त होता था जब मैं दिल्ली में नौकरी करता था, मैं जयपुर जाता था वोल्वो बस में, तो पड़ोसी जो सह यात्री होता था वो बात करता रहता था, पूछता रहता था। बाद में ये दौर आया कि मैं टोपी पहन के जाने लगा कि कोई पहचाने नहीं मुझे। हम लोग अभी वही हाल है। कोई पहचाने नहीं, क्योंकि वो दो बातें तो शुरुआत की अच्छी होती हैं। हाँ। फिर उसके बाद, अच्छा आप ऐसा क्यों करते हो, उस चैनल ने ऐसा क्यों किया, अरे भाई तू वो चैनल वाले से पूछ ले यार, मुझसे क्यों पूछ रहा है, वो दिमाग खराब कर। हाँ। लेकिन वो जनता की, क्योंकि जनता विश्वास करती है हाँ। चौथा स्तंभ के रूप में। जैसे हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे को पड़ोसी क्या कहता है, तेरे को कोर्ट में घसीट लूंगा, यानी कोर्ट पर लोगों का विश्वास भरोसा है। है। तो ऐसे ही अखबार में छपवा दूंगा, तो लोगों को विश्वास है उसमें। एक छोटी सी कहानी सुना दूं। बिल्कुल। एक जंगल था, एक जंगल में एक बंदर था, बंदर बड़ा बदमाश था। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल का राजा शेर सो रहा था, खाना पीना खा के सुस्ता रहा था पेड़ के नीचे। तो बंदर उतरा, बंदर ने देखा कि ये मौका अच्छा है, एक थप्पड़ मार के भागा। तो शेर जगबटा के उठा, और शेर ने पहले तो इधर उधर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। फिर उसने कहा कि ये बंदर तो सबसे कह देगा कि उसने शेर के थप्पड़ मारा है, जंगल के राजा के। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे। बंदर भागा भागा नदी किनारे पहुंचा, वहाँ एक पंडित जी की कुर्सी पड़ी हुई थी, पंडित जी की धोती पड़ी हुई थी, पंडित जी का चश्मा पड़ा हुआ था, और पंडित जी का अखबार पड़ा हुआ था। और पंडित जी स्नान कर रहे थे। तो उसने पंडित जी का चश्मा पहना, धोती ओढ़ी, कुर्सी पर ऐसे अखबार लेकर बैठ गया बंदर। तो पीछे से जंगल का राजा आया, उसने इधर उधर देखा, फिर वो कहा कि पंडित जी यहाँ किसी बंदर को देखा था क्या?
तो पंडित जी ने वो जो बंदर ही था अखबार के पीछे से कहा, अच्छा वो बंदर जिसने राजा के थप्पड़ मारा है, अरे अखबार में छप गया क्या? जंगल का राजा जंगल छोड़ के चला गया। मतलब मीडिया का ये प्रभाव है। ओके। और अब ऐसा नहीं है, मतलब मजाक मजाक में कही हुई बात है, लेकिन इसके गहरे अर्थ निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे जिस तरीके से स्थितियां चल रही हैं, पत्रकारिता काफ़ी निचले पायदान पर जाते जा रहा है। चौथा स्तंभ तो छोड़ दीजिए, अब वो बहुत ही नीचे के पायदान पर जा रहा है। उम्मीद ज़्यादा कुछ है नहीं। मेरे साथ के ज़्यादातर जो एंकर्स हैं उनसे जब अब मेरी बात होती है, 18 साल मैंने भी इसमें पत्रकारिता में, न्यूज़ एंकरिंग में, रिपोर्टिंग में गुजारी है, तो वो लोग, उसमें से बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, मेल फीमेल दोनों, और ठीक ठाक नेशनल चैनल में काम करने वाले जो कभी मेरे साथ हुआ करते थे, उनका ये कहना है कि वो मजबूरी में वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं। मजबूरी में उनको ऊपर से जो गाइड किया जाता है, जो सवाल दिए जाते हैं, वो डिबेट्स में या फिर दूसरे शोज़ में वो पूछते हैं, चिल्लाते हैं। इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी होता है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी होता है, क्योंकि वो जो शोज़ डालते हैं, या वो मान लीजिए अपनी फ़ोटो ही कोई डाल रहा है, अपने फैमिली के साथ डाल रहा है, नीचे आकर के लोग उस पर ट्रोल करते हैं, इनको गालियाँ देते हैं, जो कि बिना मन से भी ये कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इस चीज़ से हम एंकर्स कैसे निपटें? नहीं, बड़ी भयावह तस्वीर आपने पेश की। इस एंगल से तो मैंने भी सोचा था, लेकिन कम सोचा था। तो अब संपादकों का दबाव है, क्योंकि संपादकों पे मालिकों का दबाव है, चूंकि मालिकों पर सरकार का दबाव है, और सरकार को लगता है कि ये मीडिया नैरेटिव सेट करता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मीडिया की आज की तारीख में ये स्थिति है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, डिजिटल मीडिया की अलग भूमिका हो गई है, चाहे उस जिसको न्यूसेंस वैल्यू जिसकी ज़्यादा है, या जो भी आप कह दीजिए, लेकिन शोर शराबा न कारखाने में, मतलब ढोल नगाड़े हर कोई बजा रहा है, किसी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो ऐसे में अब एंकर्स के लिए क्या है, या तो आप मोह छोड़ दीजिए एंकरिंग करने का, आप डेस्क पे काम करिए, तो आप सीधा रिपोर्टिंग करते रहिए सीधे, तो या आप छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़ दीजिए। मैं भी इतने साल अब जिस चैनल में था, आखिरी 2 साल छोड़ने से पहले मैं भी इस कश्मकश में जीता रहा। फिर आखिरकार मुझसे नहीं सहा गया तो मैं छोड़ गया। अब इसको आप मुझे रणछोड़ कह सकते हो, पलायनवादी कह सकते हो, भाग गया, कुछ भी कह सकते हो। कुछ लोगों ने कह दिया निकाल दिया गया। खैर वो तो तमाम तरह के लोग अटकलें लगाते हैं। गोदी मीडिया शब्द आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है पिछले कुछ सालों में, और इसकी शुरुआत भले कहीं से हुई हो, लेकिन अब लोगों की ज़ुबान पर है ये। क्या ये सेलेक्टिव के लिए है, या फिर पूरी मीडिया को हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं? नहीं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि 2014 से पहले भी एक गोदी मीडिया हुआ करता था, और उसमें इंस्ट्रक्शंस ऊपर से होते थे कि माँ और बेटे को बख्श दो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नहीं होता था, मनमोहन सिंह के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके मंत्रियों का ये था कि जिसकी चाहो बजानी है बजा दो, जिसके खिलाफ स्टोरी करनी है कर दो, जिस रूप में करनी है कर दो। हमने देखे कईयों के इस्तीफे होते हैं। जो पाटिल थे गृह मंत्री, वो ब्लास्ट वाले दिन तीन बार कपड़े बदल लिए थे। एबीपी न्यूज़ में ही हम लोगों ने खबर चलाई थी। वो जो पवन बंसल वो बकरे की बलि दे रहे थे, उनकी फिर बलि चढ़ गई थी। अश्विनी कुमार, तमाम चीज़ें हमने देखी उस दौरान, उस दौर के अंदर। तो लेकिन तब भी एक मीडिया होता था। कहना नहीं चाहिए कि वो मीडिया जिस पर एक करोड़पति का कब्जा हो गया, वो मीडिया 2014 से पहले क्या भूमिका निभा रहा था। और लेकिन अब गंदगी बहुत फैल गई है, गंद बहुत हो गया, हर कोई इस दौड़ में, होड़ में शामिल हो गया है। एक तरफा काम होने लगा है, एक तरफा चीज़ें कहीं। हमारे टाइम में फिर भी 2014 से पहले बैलेंस रिपोर्टिंग हो जाती थी, और अब वो दौर नहीं रहा। एक तो हिम्मत भी नहीं हो रही, बढ़ावा भी नहीं दिया जा रहा इनको, और सरकार तो और नए नए तरीके निकालने में लगी है। फिर डिजिटल मीडिया आया, डिजिटल मीडिया से उम्मीदें थी, उम्मीदें हैं। उन्होंने एक काउंटर नैरेटिव बनाने में भूमिका बहुत बड़ी निभाई है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलाता है, उसका जो आर्ट न्यूज़ और ये सब है, वो आर्ट न्यूज़ वगैरह भंडाफोड़ करने में भी उन्होंने भूमिका निभाई है। वो अपनी कहानी है, लेकिन वहाँ भी थोड़ी गंदगी धीरे धीरे आती जा रही है। चक्कर क्या हो गया कि बहुत रायता फैल गया, बहुत, मतलब क्या कहूँ मैं। डिजिटल मीडिया में भी जो हम सोच रहे थे कि एक अल्टरनेटिव जर्नलिज्म देखने को मिलेगा, वो ना मिलके अब धीरे धीरे वहाँ भी सेलेक्टिव चीज़ें होने लगी हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, और बढ़ती जा रही है।
मेन स्ट्रीम मीडिया को बिगड़ने में जितने साल लगे उससे कम साल में तो ये लड़का खराब होता जा रहा है, डिजिटल मीडिया वाला। इसकी आदतें खराब होती जा रही हैं। अब कोई बैलेंस जर्नलिज्म निष्पक्ष, अब वो हम बात करते थे और अब भी मैं बात करता हूँ इधर की भी और उधर की भी, लेकिन क्या कहा जाता है, या तो इधर की बात करो या उधर की बात करो, नहीं तो ना इधर वाला देखेगा ना उधर वाला देखेगा। अगर इधर उधर दोनों की बात करोगे तो कोई भी नहीं देखेगा। यानी अगर हम ऐसा पोलराइज सिस्टम समाज हो गया है, पोलराइज सिस्टम हो गया है, पोलराइज मीडिया हो गया है, पोलराइज सोच हो गई है। अब जिनको नौकरी चाहिए, यूनिवर्सिटी में बनना है, वो पुराना अपना वीडियो काट वो डिलीट करते हैं, फिर संघ के साथ कोई पुरानी तस्वीर पेश करते हैं और वो नौकरियों पर भी लग रहे हैं। बहुत सारी जगह हमने देखा है पत्रकारिता की संस्थाओं में वीसी लग गए हैं और दूसरी जगह वीसी हो रहे हैं, मलाई खा रहे हैं वो। हाँ। फ्री स्पीच को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी की सरकार भी एक बिल लाने की तैयारी में थी, उसका विरोध हुआ तो बैकफुट पे चली गई। कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसके बावजूद वहाँ भी एक बिल इस तरह से लाने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर राज्यपाल ने फिलहाल रोक लगा दी। तमाम सरकारों का वही हाल है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर तीसरी कोई आए उस पार्टी उस गवर्नमेंट की भी हम बात कर सकते हैं। क्या ये सुरक्षा को लेकर वास्तविक चिंता है या सेंसरशिप? नहीं, साफ तौर पर सेंसरशिप है। दरअसल मज़ेदार बात यह है कि फ्री स्पीच का सबसे बड़ा हिमायती कौन है? जो विपक्ष में है, और जब तक विपक्ष में है, बिल्कुल जब तक जो विपक्ष में है उसको फ्री स्पीच और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, और जैसे ही वो सत्ता में आता है तो उसको अखरने लगता है। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वो फ्री स्पीच वाला को मतलब उसमें वो था फेक न्यूज़ मेजर। हाँ। फ्री स्पीच शब्द का इस्तेमाल तो कोई नहीं करता। हाँ। क्योंकि फ्री स्पीच के तो सब हिमायती हैं। हाँ। हेट स्पीच, फेक न्यूज़, हाँ, थोड़ा नाम बदल दिया हाँ, जाता है। डीप सेक और ये सारी तमाम चीज़ों को लेकर है। और कर्नाटक में बीजेपी विरोध कर रही है इसका। और यहाँ बीजेपी की केंद्र की सरकार आईटी एक्ट में बदलाव करेंगे, ये करेंगे, बीच बीच में हर दूसरे तीसरे महीने वो एक खबर प्लांट करवा देते हैं, छोड़ दिया जाता है। और वो जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि लोग इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर उस फिर पर डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा शिकंजा कसने की बात है, क्योंकि मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि उनको सत्ता में जो लाया डिजिटल मीडिया लाया। जब 2014 में जब बीजेपी जीती थी तब कहा गया था कि 543 लोकसभा सीटों में 116 सीटें डिजिटल मीडिया के कारण प्रभावित हुई। सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया से प्रभावित हुई। ऐसा एक सर्वे था। अच्छा। जिसमें से 114 बीजेपी ने जीती। 2019 में ये आंकड़ा करीब 300 सीटों तक पहुंच गया, जिसमें से 200-250 सीटें बीजेपी ने जीती। अच्छा। अब उल्टा पड़ने लगा है, क्योंकि पहले बीजेपी के लोग आईटी सेल और स्मार्ट हुआ करते थे, फिर अरविंद केजरीवाल के लोग स्मार्ट हो गए, वो गाली गलौज ट्रोलिंग वोलिंग पर उतर आए। कांग्रेसी बहुत पीछे थे, बहुत पिछड़े हुए थे। अब कांग्रेसी भी सीख गए हैं, उन्होंने भी हायर कर लिए हैं एक्सपर्ट, उन्होंने भी प्रोफेशनल लोग बैठा दिए हैं। तो ये अजीब सा वो हो गया कि आम आदमी पता नहीं कैसे सहन करता होगा। कुल मिला के तो जो कौन सच बोल रहा है, नुकसान हो रहा है वो तो आम जनता का ही हो रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होती जा रही है। कंफ्यूज होती जा रही है। फिर यंग बच्चों के अंदर आप पहले से भर दो ये सब। आप देखिए झूठ जो है वो सच के मुकाबले कई गुना ज़्यादा तेज़ी से तैरता है। आपने कोई झूठा वीडियो डाला, उसको फटाफट 1 लाख लोगों ने देख लिया मान लीजिए, और उसके बाद उसने आपने उसका खंडन किया या उसका काउंटर डाला, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लोग देखेंगे या 40,000 लोग देखेंगे। तो 50,000 लोग तो ऐसे बच ही गए ना। और बाकी जो 50,000 देखेंगे उसमें ज़रूरी थोड़ा ना हर 50,000 आप पर यकीन करें, मान ले। हाँ। तो वो कहते हैं कि वो झूठ की रफ्तार डिजिटल मीडिया पर या सोशल मीडिया पर सच के मुकाबले 10 गुना या पता नहीं कितने गुना ज़्यादा होती है। बिल्कुल। आपने इंडिया के अलावा विदेशों की भी बहुत सारी खबरें कवर की हैं, और बहुत ही कन्फ्लिक्ट जोन, वॉर जोन और भी कई तरह की स्टोरीज़ आपने की हैं। बहुत बुरे और एडवर्स कंडीशन में भी आपने रिपोर्टिंग की है। वहाँ कोई भी रिपोर्ट करते हुए और इंडिया में उस तरह के माहौल में कोई रिपोर्ट करते हुए क्या आपने बेसिक फ़र्क देखा? देखिए बेसिकली तो जैसे अभी जेनजी वाला चल रहा है दुनिया भर में, ऐसे ही 2010-2011 में दुनिया में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था। फिर वो अरब स्प्रिंग लड़कों का आंदोलन, युवाओं का, ये फिर काहिरो तक फैला, मिस्र तक।
तो तहरीर स्क्वायर पे लाखों की संख्या में बच्चे जुटे थे, नौकरियां छोड़कर, कोई डॉक्टर, इंजीनियर। तब मैं कवर करने गया था। तब मुझे ध्यान है कि काहिरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम उतरे, बाहर हमने टैक्सी पकड़ी। जिस होटल में हमें जाना था वो तहरीर स्क्वायर के पास में था। कंपनी ने जानबूझ के बुक कराया था, महंगा था, कि ये सोच के कि आसानी रहेगी कवरेज में। वहाँ तक हम रात भर में नहीं पहुँच पाए। जगह जगह रुकावटें, जगह जगह लोग, जगह जगह। अच्छा, वहाँ पे अंग्रेज़ी जानने बहुत कम लोग जानते हैं। हम अब यही सहाफ़ी, हिंदुस्तान सहाफ़ी, इंडिया सहाफ़ी, ऐसे ऐसे ही मतलब क्या होता है? सहाफ़ी मतलब पत्रकार, ओके, खबरनवीस। अच्छा। तो ये कह के हम रात को 2 बजे तक भटकते रहे। फिर टैक्सी वाले ने हाथ खड़ा कर लिए। उसने एक छोटे से होटल के आगे गाड़ी रोकी कि यहाँ आप सो जाइए, ओके, सुबह सुबह 5 बजे मैं फिर आ जाऊँगा, सुबह 5 बजे आपको आपके हिल्टन होटल छोड़ दूँगा। अच्छा, ओके, तो ये स्थिति हुई। फिर वहाँ पर जो सत्ता विरोधी लोग थे और एक सत्ता के पक्ष के लोग थे। सत्ता के पक्ष के लोगों के पास चले जाओ तो वो मारा पीटा करते थे कैमरा देखते ही, और जो सत्ता के पक्ष के लोग, सत्ता विरोधी लोग थे, वो खजूर खिलाते थे। अच्छा। ये हमें 24 घंटे बाद पता लगा कि जो खजूर ऑफर करे ओके, वो हमारा दोस्त है या हम उसके दोस्त हैं। वो चाह रहा है कि आप कवर करो, हाँ, कवर दुनिया करें, को दिखाओ। हाँ, कवर करें। तो उसको लेकर भी किताब में एक चैप्टर है। अच्छा, ओके, तो वहाँ 10-12 दिन हम रहे और हमने देखा कि किस तरह जनता, बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, लड़के सब उतरे थे। तो वो कमाल था संयुक्त रूप से कि सेना को भी मजबूर किया कि सेना के टैंक खड़े थे लेकिन कुछ चल नहीं रहा था। और फिर जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी थी, हुस्ने मुबारक की सरकार थी शायद, अच्छा। उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो लोगों ने हॉर्न बजा बजा के स्वागत किया इसका। और अगले दिन सुबह मैं दंग रह गया उस तहरीर स्क्वायर पर। पूरा तहरीर की जो स्क्वायर पर जो विरोध करने आती थी जनता, वहाँ मौजूद थी। किसके साथ? झाड़ू, अच्छा, बाल्टी, पानी लेकर। ऐसा क्यों? और जो 10-12 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था तो वो सारी गंदगी साफ करने उतरे हुए थे। अच्छा, और सारी गंदगी साफ करके, मतलब बड़ी गाड़ियों में लोग आ रहे थे और पॉलीथीन के बैग लेके, और पॉलीथीन की बैग में वो कूड़ा करकट डाल के उसको अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल के ले जा रहे थे। अच्छा। तो ये दौर भी हमने देखा वहाँ पर। अभी हाल फिलहाल में जो जेनजी की आपने बात की, जो नेपाल में हुआ, उसके पहले जो बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले श्रीलंका में हुआ, और दुनिया के और भी कई देशों में कुछ जेनजी के द्वारा और कुछ दूसरे आम लोगों के द्वारा हुए हैं आंदोलन। किस तरीके से देखते हैं आप उन आंदोलनों को, अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से उसकी कंपैरिजन करके देखें? क्योंकि उसके बाद से कई ऐसे कयास लगाए गए, कई लोगों ने इस पर आर्टिकल भी लिखे हैं, कई पत्रकारों ने, कि उस तरह की स्थिति भारत में भी हो सकती है। और तब जो यहाँ पर एक एक्सट्रीम कंडीशन चल रहा है कि कोई भी आंदोलन की अब उम्मीद नहीं है। जो अन्ना आंदोलन हुआ, उसके पहले जेपी आंदोलन हुआ, तो उस तरह से अब आगे कोई उम्मीद नहीं दिखती है। आपको क्या लगता है अगर हम उनसे तुलना करें, इंडियन जो सोसाइटी है उसके हिसाब से? देखिए, अन्ना आंदोलन ने तो बहुत लोगों का विश्वास जगाया था और उस विश्वास को बुरी तरह से तोड़ा। उसमें मैं भी शामिल था। मैं भी थी। हाँ, मतलब भ्रूण हत्या कर दी हमारे सपनों की। बिल्कुल बिल्कुल, अग्री। ये आप कह सकते हैं। उसके बाद से कोई नया आंदोलन शुरू होगा तो लोग अब सहज विश्वास करना भी बंद कर देंगे। जैसे वो कहानी भी है ना कि वो खड़क सिंह वाली, हाँ, वो घोड़ा की, भाई वो खड़क सिंह से कहता है कि भाई जनता विश्वास करना बंद कर देगी अगर तू चोरी इस तरह से वो वाला कहानी ये बताना मत किसी को। बताना मत किसी को। तो लेकिन जनता है, युवा है, देश में 65% आबादी जो है 35 साल से है, युवा देश है, 28-27 साल ये एवरेज एज है हिंदुस्तानियों की। बेरोज़गारी बहुत चरम पर है, सब स्टार्टअप पिट रहे हैं, एक वर्ग अमीर पर अमीर होता जा रहा है, एक वर्ग गरीब पर गरीब होता जा रहा है, इतनी आर्थिक असमानताएं हैं। तो ऐसे में तो ज़मीन तो तैयार है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके पेपर लीक होता है, पेपर लीक हो जाते हैं, देर से होते हैं, रिजल्ट देर से आते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, अग्निवीर हो गया, मतलब बहुत कुछ खदबदा रहा है अंदर। तो अब वहाँ पर तो मौका मिला लड़कों को, और फिर मीडिया साथ नहीं देता। अभी नेपाल में क्या हुआ था? नेपाल में दूर दराज के इलाके हैं तो मीडिया से ही लोग, सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से बारे में
टोह लेना कि भाई काठमांडू में कौन क्या कर रहा है और यहाँ कोई क्या काम कर रहा है, उसी पर रोक लगा दी तो लोगों का गुस्सा भड़का और लोग सड़कों पर उतर आए। तो हिंदुस्तान में तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब मोदी जी ने जो शुरू में पहले सरकार जन जी का नाम लेने से डरती थी, अब मोदी जी खुद जन जी का नाम लेने लगे हैं। आपने देखा होगा हाल के महीनों में, बिल्कुल, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस वर्ग को किसी चीज़ में उलझाना ज़रूरी है। अब वो उस चीज़ को कैसे उलझाया जा रहा है, एनएसए ने क्या कह दिया कि युवाओं को बदला लेना है। हाँ, भाई इतिहास का भाई क्या बदला लोगे? सोमनाथ गजनवी, मोहम्मद गजनवी ने हमला किया। भाई मोहम्मद गजनवी की जो कब्र है वो गजनी प्रांत अफगानिस्तान में है। आपके तालिबान से संबंध अच्छे हैं, कब्र से कंकाल उठा लो, कलकत्ता में जाकर फांसी दे दो। और क्या करोगे? गुवाहाटी में फिर फांसी दे क्या दो। कर सकते हाँ, हैं? तो ये बदला लेना क्या है? किससे मतलब बदला लेना है? इनके बच्चे तो दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाएं और सबसे अच्छी संस्थाओं में काम करें, हैं, और दूसरा का बच्चा कांवड़ यात्रा लेकर जाए। बिल्कुल, अब ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ उलझाया जा रहा है चीज़ों को। और चूंकि ये कामयाब हो रहे हैं, चूंकि ये चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, तो इनको लगता है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसी बहाने हम अपने सत्ता पर काबिज रहेंगे। लेकिन ये चीज़ें बहुत देर तक नहीं चलती। लेकिन हरियाणा के एक मिनिस्टर ने कहा कि चुनाव तो हम जीतेंगे क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी हमारी पहले से तैयार है, क्या कब कैसे करना है हमें पता है। तो यानी कि वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि सिर्फ जनता के वोट देने से ही हम चुनाव नहीं जीतेंगे। तो उस तरीके से भी उसको देख सकते हैं कि शायद इसलिए भी इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। इनको कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं कोई रामबाण नुस्खा ऐसा मिल गया है कि इनको चुनाव जीतने की कोई जो कुंजी होती है वो हाथ लग गई है। अब वो कब ब्रेक होगी, कब क्या होगा, कुछ ना कुछ है जो सामने आएगा, जल्दी सामने आएगा या देर से सामने आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जनता के गुस्से को आप बहुत लंबे समय तक कंट्रोल में रख के नहीं रख सकते। वो कहीं ना कहीं अचानक फूटा तो बड़ा भारी भी पड़ सकता है। हालांकि हम नहीं चाहेंगे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो, लेकिन आप संस्थाएं खत्म करोगे, लोगों के मौके खत्म करोगे, रोजगार सृजन के मौके नहीं होंगे, आप या चुनाव आयोग को आर्थिक असमानताएं बहुत बढ़ जाएगी। अब गरीब के हाथ में एक ही चीज़ है, वोट देना, जिससे वो 5 साल में तय करता है कि कौन उसका सत्ता में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। अब वहाँ से भी उसका अधिकार छीन लोगे। अब गरीब को अगर लगने लगा है कि भाई जिसको मैं वोट दे रहा हूँ उसके खाते में तो वोट जा ही नहीं रहा, तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? बिल्कुल, मैं कर क्या रहा हूँ? मेरी हैसियत क्या है? एज ए नागरिक मेरी जिम्मेदारी क्या है? और मेरी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाऊँ, इस पर कौन रोक लगा रहा है और क्यों रोक लगा रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सर, अर्नब गोस्वामी के तेवर आजकल बदले हुए हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये क्या मैच्योरिटी है, स्ट्रैटेजी है, या कोई नया तमाशा? वो अंग्रेजी में कहावत है, टाइगर कैन नेवर चेंज हिज स्ट्राइप्स। अच्छा, अब टाइगर तो नहीं है अर्नब, लेकिन जो स्ट्राइप्स हैं आप नहीं बदल सकते। अब बीच में वो अचानक निष्पक्ष हो गए हैं, वही और तो। जो सत्ता से जुड़ा हुआ पत्रकार जब अचानक निष्पक्ष हो जाता है तो बहुत सारे निष्पक्ष पत्रकार पशुपेश में पड़ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये स्पेस तो हमारी थी, ये हमारे स्पेस में भी आ गया। अब अलग अलग थ्योरी है, कुछ लोग कह रहे हैं टीआरपी कम हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं पैसा नहीं मिल रहा उतना, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार की इनायतें कमज़ोर हो गई हैं, कुछ लोग दूरदर्शन के एक एंकर जो अर्नब ने खुद ही बार बार वो बोलते हैं कि जनता के टैक्स के पैसे से जिसको 15 करोड़ दिया जा रहा है वो इस मुद्दे पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है, वो एंकर क्या कर रहा है। वो इस तरह से ये 15 करोड़ वाली चीजें वो खूब लेकर के चल रहे हैं, सुधीर चौधरी वगैरह। हाँ, लेकिन इससे पहले आप जो सवाल नहीं पूछते रहे, आपको सरकार का विज्ञापन मिलता रहा, सरकार का संरक्षण मिलता रहा, वो भी सवाल है। वो भी अभी जो बदले, वो फिर कहा गया कि पर्यावरण मेरा प्रिय विषय है और हेल्थ। अब जैसे इंदौर वाला मसला, इसको कौन साइड में कर सकता था, हाशिए पर कोई नहीं कर सकता था। अरावली वाला मुद्दा है तो वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है एक तरह से, तो वहाँ पर वाहवाही लूटने की कोशिश हुई है। लेकिन उसके बाद मैंने सुना है कि फिर बेतलवा डाल पर वही चीज़ें दोबारा से शुरू हो जानी है। और सबसे बड़ी बात है कि अर्नब को देखकर कोई दूसरे चैनल वाले भी सुधरे नहीं। अगर ऐसे ही कोई लग रहा होगा कि साहब ये क्या बोलते हैं, गिरगिट को देखकर, मतलब गिरगिट रंग बदलता है, वो चीज़ें भी नहीं है।
अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये एक संकेत भी है, मैसेज भी है। सरकार को भी लगता होगा कि ये मैसेज है कि भाई हम जिसको दाना डाल रहे थे अब वो दाना नहीं डालेंगे तो कबूतर गैरों की छतों पर जाकर बैठ जाएगा। लेकिन क्या इतनी हैसियत है, मैं इसी शब्द का प्रयोग करूंगी कि कबूतर दूसरे की छत पर जाकर बैठ जाए, इतनी हैसियत लगती है इस गवर्नमेंट, पावरफुल गवर्नमेंट के रहते हुए पंगा ले सकें? देखिए, मैं तो शुरू से ही इस भ्रम में कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा इस भ्रम में कि मैं पत्रकार कोई क्रांति कर सकता है। हम अपनी समाज में भूमिका निभा सकते हैं, थोड़ा बहुत जो थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश थोड़ा बहुत कर सकते हैं, गरीब के हक में आवाज़ उठा सकते हैं, कुछ बड़े आंदोलन हुए उनमें आप अपनी भूमिका अलग ढंग से निभा सकते हैं। जैसे सूचना के अधिकार में अरुणा राय ने राजस्थान में आंदोलन शुरू किया तो मैंने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, अपनी पत्रकारिता क्षेत्र में जो मेरा धर्म था उसको मैंने निभाया, थोड़ा सा अतिरिक्त रूप से मदद करनी। तो ये कुछ कुछ काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मैं भ्रम में नहीं रहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा, मैं प्रधानमंत्री बदल दूंगा, या मैं मंत्री को हटवा दूंगा, या ये कर दूंगा छटवा दूंगा, ऐसा मैं तो इस भ्रम में कभी नहीं रहा। ओके, आपने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी, वो जो दौर था और आज जो दौर है उसमें काफ़ी अब तक चेंजेस आ चुके हैं। आज के दौर में अगर आप एक पत्रकार बनने जाते, एक नए सिरे से अपना करियर शुरू करते, तो किसको चुनते? प्रिंट को, डिजिटल को, या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया चल रही है इसको? नहीं, मैं तो चलता हुआ पत्रकार हूँ। मैंने तो प्रिंट मीडिया देखा। मैं 90 से 95, 87 से 95 तक प्रिंट मीडिया में रहा, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहा, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब डिजिटल मीडिया का हिस्सा हूँ। तो मैं तो अभी चल रहा है नए मामला। सिरे से आपको अगर चुनना होता, एक नए बच्चे के तौर पर आप आते, तो किसको चुनते? बड़ा मुश्किल सवाल है। हो सकता है मैं पत्रकारिता में आता ही नहीं। ये भी बहुत आपने ईमानदार जवाब दिया। हो सकता है मैं मर्चेंट नेवी में चला जाता। हाँ, ये इस बात पर थोड़ा लौटते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, पत्रकारिता में कैसे आना हुआ था? नहीं, मैं तो देखिए साइंस का स्टूडेंट रहा। 83 में मैंने IIT क्लियर किया, मेरा नीचे का रैंक आया था। रुड़की मैंने क्लियर किया, मेरे को ब्रांच मेरी मनपसंद की नहीं मिल रही थी। अच्छा। IIT में मुझे MSc जियोलॉजी IIT कानपुर में मिल रही थी। ओके। और उसी साल IIT को मर्चेंट नेवी की से जोड़ दिया गया था। तो मैंने मर्चेंट नेवी चला गया। मर्चेंट नेवी में भी एक मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स होता है 4 साल का, एक नेविगेशन का होता है 18 महीने का। तो मैं नेविगेशन वाला पायलट वो कैप्टन बनता है। तो मैं मर्चेंट नेवी में चला गया। 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरे को लगा कि नहीं, या तो समुंदर में जड़ें नहीं होती, यहाँ मैं फालतू समय बर्बाद कर रहा हूँ, कुछ अपना करना चाहिए। अच्छा। कुछ देश के लिए करना चाहिए। तो उसके बाद मैं छोड़ छाड़ कर आ गया और फिर बस शुरू हो गया सिलसिला छोटे अखबारों के साथ फ्रीलांसिंग करते हुए, आकाशवाणी में, अच्छा। दूरदर्शन में, जयपुर दूरदर्शन में प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम, मतलब न्यूज़ सेक्शन में। ओके। एक दो अच्छे लोग मिल गए, प्रोड्यूसर सीनियर, वह बताने वाले, समझाने वाले। आकाशवाणी दूरदर्शन दोनों जगह मिल गए मुझे अच्छे। अखबार में भी नवभारत टाइम्स में अच्छे लोग मिल गए प्रोत्साहित करने वाले। फिर मैंने TRF जो टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन, जहाँ से हिंदुस्तान भर के पत्रकार गए हैं, MJ अकबर, SP सिंह, उदय शंकर मेरे से एक बैच सीनियर थे। अच्छा। मिलिंद खांडेकर मुझसे एक बैच जूनियर थे। ओके। जो हाल में जिनको नाम लोग जानते हैं उसके हिसाब से। तो बस फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। मैंने संस्थान देखा भाई। 1990 में मैं नवभारत टाइम्स में था। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप सबसे अच्छा प्रतिष्ठित ग्रुप था। उसके बाद TV टुडे, इंडिया टुडे ग्रुप 1995 में मैं जुड़ा आज तक से TV टुडे से। वो इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित था, अरुण पुरी वाला। फिर ABP न्यूज़, सबसे लंबा टाइम शायद आपका वहीं रहा। आनंद बाजार पत्रिका का मैंने तीन ही नौकरियां की। बीच में बहुत मौके मिले इधर उधर जंप मारने के। ABP न्यूज़ में जब मैं था तो मुझे इस चैनल से उस चैनल से बहुत सारे वो मिले। तो मैं कहीं नहीं गया। मैंने कहा नहीं, माहौल है, संस्थान है, काम करने की आज़ादी है, वहीं रहना है। 4 पैसे कम कमाओ, 4 पैसे ज़्यादा कमाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या पद बड़ा हो जाए, उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। मैं तो मतलब ABP न्यूज़ में एग्जीक्यूटिव एडिटर रहा, लेकिन मैं ज़मीन पे घूमता था, ग्राउंड में घूमता था, खाक छानता फिरता था।
तो आपने तो खैर बहुत ही ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और बहुत क्रांतिकारी आपकी पत्रकारिता रही है। और मैं बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते थे कि मुझे एंकरिंग करनी होती थी, तो मैं सोचती थी कि पहले इस मुद्दे पर सुन लूँ कि आपने क्या कहा है, और मैं अगर सर्च करती थी तो मुझे मिल जाता था ज़्यादातर जो आपने कुछ ही घंटे पहले, कुछ ही मिनट पहले लाइव वाइव दिया होता था, तो वहाँ से मैं सुनती थी कि ये क्या सवाल है और उस पर आपका क्या जवाब है। तो आपसे बहुत कुछ सीखा और फिर जा कर के ऑन एयर उसको मैं बोलती थी या उसको मैं यूज़ करती थी, बहुत सारे आपके पॉइंट्स को। इस तरह से आपका हम लोगों ने भी, हम एंकर्स ने भी फ़ायदा उठाया है, अलग चैनलों में रहते हुए भी। तब मैं न्यूज़ नेशन वगैरह में हुआ करती थी। तो ये बताइए कि आपने इतनी सारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उसमें कभी आपको किसी भी तरफ से कोई धमकी मिली कि इस खबर को ना करो या इसको बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए खतरा है? हाँ, बहुत। कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए, पहली बात तो मेरे को संस्थाओं की तरफ से हमेशा प्रोत्साहन मिला। ओके। मैं नवभारत टाइम्स में था तो हमारे एडिटर ने कभी किसी मेरी स्टोरी को रोका नहीं। अच्छा। मैं आज तक में था तो मेरी कोई स्टोरी अरुण पुरी ने नहीं रोकी। अच्छा। मैं एबीपी न्यूज़ में था तो मेरी कोई स्टोरी नहीं रोकी गई। शादी जमा थे, मिलन खांडेकर थे, उससे पहले उदय शंकर थे, किसी ने नहीं रोका। हाँ, फील्ड में काम करते हुए धमकी मिली। नवभारत टाइम्स में मैंने राजस्थान में एक समाज विशेष है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बहुत पुरानी बातें हो गई, जिसमें आईएएस बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं और उनकी बचपन में शादी हो जाती है। अच्छा। तो वो आईएएस बनने के बाद उनको शर्म आती है अनपढ़ बीवी को साथ रखने में, तो वो नई शादियां कर लेते हैं। ऐसे आईएएस की एक सूची मेरे हाथ लगी। अच्छा। जो राज्यपाल को दी गई थी, मैंने ये स्टोरी की तो उस समाज विशेष के लोगों ने रैली की, मेरे पे गंभीर आरोप किस्म लगाए। नेता, समाज विशेष के नेता उस रैलियों में शामिल हुए। अच्छा। फिर एक बार उदयपुर में जो मार्बल के जो माइंस होती हैं जो नेताओं को मिलती हैं, उसको लेकर एक स्टोरी थी, कंट्रोवर्शियल स्टोरी। तो एक महंत जी थे, उनका इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था। तो वहाँ पे मैं गया तो मुझे कहा गया कि ये बात बहुत पुरानी है। अच्छा। ये बात 92, 95, 96, 97 की बात है। कि मुझसे कहा गया कि छोटे छोटे अखबार के लोग 5 लाख 10 लाख ले जाते हैं, आप तो आज तक से आए हो तो इतना दिला देते हैं, आप महाराज का इंटरव्यू मत लो। मैंने कहा मैं तो महाराज का इंटरव्यू लूँगा। तो कहा कि ठीक है, फिर आपको ना परंपरा के अनुसार 10 रुपये चढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, 10 रुपये चढ़ाऊँगा। मैंने 10 रुपये चढ़ाए, इंटरव्यू लिया और उसको चैनल पे दिखाया गया। हाँ, चैनल पे दिखाया गया। और बहुत सारे नेताओं ने तो, कई एक मंत्री थे, उनके बेटे पर एक रेप केस का आरोप लगा। मैं मंत्री का बाइट लेने, उनका पक्ष लेने गया तो उन्होंने माँ बहन की गालियां दी, गेट पर खड़े होके धमकाया। बहुत सारी चीज़ें रही। पार्टी बता सकते किस पार्टी के नेता थे? हालांकि बीजेपी के थे। बीजेपी के थे। कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए थे। हाँ, मतलब ज़्यादातर पार्टियां, नेता तो एक दूसरी पार्टियों में आना जाना लगा ही रहता। तो बहुत सारी चीज़ें रही। बाद में तो मैंने ध्यान देना भी बंद कर दिया। मैंने एक बार एक स्टोरी की थी कि क्या होता है कि बहुत सारे जो डॉक्टर थे वो अपने बेटे बेटियों का ना जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा देते थे। ऐसा क्यों? उस समय की बात है जब पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट होता था, नीट वगैरह नहीं होता था। तो वहाँ वो हो जाता था एडमिशन, फिर अनरेस दिखाकर कि जम्मू कश्मीर में अर्जेंसी है, वो क्या मिलिटेंसी है टाइप है, उनका जयपुर या अच्छी जगह ट्रांसफ़र करा लेते थे बच्चों का। मतलब कॉलेज ट्रांसफ़र करा देते थे। तो ये स्टोरी की, तो इस पर धमकियाँ मिली। अच्छा। उस पर एक मज़ेदार बात हुई कि हमारे सास ससुर जिस कॉलोनी में जिस डॉक्टर के यहाँ जाते थे इलाज कराने के लिए, और वो लिहाज कर देता था, मोहल्ले का है, फीस नहीं लेता था। अच्छा। उसकी बेटी का नाम भी आ गया। तो कहा कि आपके दामाद ने हमारे खिलाफ खबर कर दी। अच्छा। आपसे हम आगे से हम आपका इलाज नहीं करेंगे या फीस लेंगे। ले लें फीस? हाँ, फीस दी उन्होंने। कितना ले लेंगे फीस? मुझे धमकी मिली तो मैंने, जवानी का जोश था, मैंने कह दिया ये हीरो होंडा मोटरसाइकिल है, काले रंग की मोटरसाइकिल है, नंबर ये है, इस रास्ते से घर जाता हूँ, ढंग से पीटना, मारना, घायल करके मत छोड़ देना। ऐसी ऐसी बातें तो कह दी, लेकिन मन धुक धुक करता रहा। से डर तो लगता ही है। जब तक घर नहीं पहुंचे पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। लेकिन हमारे चीफ रिपोर्टर, मैं नवभारत टाइम्स की बात कर रहा हूँ, चीफ रिपोर्टर को कहा, चीफ रिपोर्टर ने तत्काल होम मिनिस्टर से कहा और धमकियाँ आनी बंद हुई। तो ये तो सिलसिला चलता रहा। बाद में तो मैंने तो सीरियसली लेना ही बंद कर दिया। कोई हमले भी हुए कभी आपके ऊपर? हमले हाँ, 1-2 बार हुए, पिटे,
पिटे भी? तहरीर स्क्वायर में, काहिरा में पिटे। अच्छा, जब वो जो आप स्टोरी अभी बता रहे थे। हाँ। उसके अलावा भी एक आध जगह बिहार में भी गलतफहमी का शिकार हो गए थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में पता नहीं, एक कोई पुलिस वाला था, हम इलेक्शन कवर कर रहे थे, अचानक उसने कहा कार्ड दिखाओ इलेक्शन कमीशन का। आमतौर पे कैमरा है, माइक है, ये देखकर कोई कार्ड, और कार्ड कैमरामैन का तो जेब में था, मेरा कार्ड जो था बाहर गाड़ी में था। और आप जानती हैं इलेक्शंस में गाड़ी थोड़ी सेंटर से दूर होती, पता नहीं उसको क्या खुंदक चढ़ी, अचानक मारने की कोशिश की। हमने उसको पकड़ा, रोका, लेकिन वर्दी में पुलिस वाले को आप ऐसे भी रोकेंगे तो और उल्टा केस चला देगा। जबरन गाड़ी में बैठा लिया, 1 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया। अच्छा। फिर हमने उनके सीनियर से बात की तो वही पुलिस वाला आ गया, आपको पहले बताना चाहिए था ना, आप एबीपी न्यूज़ में है। मैंने कहा माइक का दिखता नहीं है, आईडी तो दिखी रही, हाँ आईडी नहीं दिखती। यानी अगर हम एबीपी न्यूज़ में है तो नहीं पिटेंगे, नहीं तो मारोगे, नहीं तो पिटेंगे। पता नहीं क्या खुंदक थी, मेरे को लगा कि घर से झगड़ कर आया लगता है। ये पावर का मिसयूज़ भी होता है, बहुत बार दिखाते भी हैं ऐसे पुलिस वाले। आज के डेट में बहुत सारी ऐसी स्टोरी आई हैं, आखिरी सवाल, जिसमें कि कोई पत्रकार अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ या फिर किसी कॉरपोरेट्स या किसी दूसरे ठेकेदारों वगैरह के खिलाफ कोई स्टोरी कर रहा है, सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो किसी की लाश सेप्टिक टैंक में मिली है, किसी की झाड़ियों में, किसी की जंगल में। इस दौर को आप कैसे देखते हैं? बहुत खतरनाक दौर है, बहुत दुखदाई दौर है, और इसमें विरोध नहीं हो रहा, संगठित नहीं हो रहे लोग। भाई ब्रेक की कविता है कि कल को तुम आवाज़ लगाओगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। वो एक छोटी सी कविता है, पूरा याद तो नहीं मुझे वो ढंग से। तो वही स्थिति है। कम से कम अब औपचारिकतावश कोई बयान आ जाता है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसकी घटना की आलोचना की, या वुमेन प्रेस क्लब ने, या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा। ये तो चलो प्रिंट के लिए तो ये आ भी जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो वैसे भी नहीं आता। जो संस्था बना रखी है वो भी बिल्कुल डिफंक्ट टाइप ही है, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो बचाने वाला नहीं है, स्ट्रिंगर्स को कौन बचाएगा? कोई चीज़ें हैं जो कभी मुद्दा बन जाती है तो फिर अचानक चीज़ें छा जाती हैं। अब वो आपने उत्तर प्रदेश वाले का जिक्र नहीं किया, वो मिड डे मील के अंदर रोटी, उस बेचारे का क्या कसूर था? वो तो सच्चाई बता रहा था, सालों तक जिसको सरकार ने बताया भी। और वो जो ये जो हापुड़ में या उन्नाव वाले केस में वो केरल के जो 1-2 लोगों को अंदर कर दिया था, वो अभी तक शायद अंदर हैं या अभी छूट गए या पता नहीं, कि एसएफआई के हैं या कुछ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह का आरोप लगा दिया था। बचाने वाला नहीं है। पूरा दुनिया में जो पत्रकारों की स्थिति है उसमें भारत का नाम बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है। बदनामी के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, कोई प्रशंसा के रूप में बात नहीं कर रहा। डेमोक्रेसी को हमारी अब उस तरह की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं कहा जा रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नीचे गिरती जा रही हैं। बहुत बार तो लोग मजाक में मीम बना रहे हैं या इस तरह के रील बना करके शेयर कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस समय जेल में जाना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारे राइटर्स और कॉमेडियंस वो अब जेल में आपको मिलेंगे, उनका साथ चाहिए आपको तो आप जेल में जाओ। और जो रेपिस्ट, मर्डरर, किडनैपर्स ये सब हैं तो अच्छी खासी तादाद में जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप हैं वो आपको संसद के अंदर मिलेंगे या समाज में मिलेंगे। अब इससे भयावह तस्वीर और क्या हो सकती है? स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में जहाँ 4 स्तंभ हैं, मीडिया भी चौथा स्तंभ है, रियल स्टेट, मतलब अब तो 4 स्टेट तो रियल स्टेट में बदलता जा रहा है। अब तो ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार यानी जो ज़मीन का खरीद फरोख्त का धंधा करते हैं। हाँ। तो ये तो स्थितियाँ होती जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पी साईनाथ ने ये बात कही थी। तो चलिए, बहुत मुद्दों पर आपसे बात हुई, और आगे आप जब जयपुर से आएंगे तो एक और पॉडकास्ट हम साथ में करेंगे, कुछ और गहन चर्चा करेंगे। चूँकि आपका अभी फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो इससे ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी, लेकिन बहुत मुद्दों पर बहुत खुल के आपने बिल्कुल बेबाकी से अपनी राय रखी। इसके लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।